वेलकम टू नॉलेज विद यूपीएससी। ये इकोनॉमिक सीरीज का लेक्चर नंबर 2 है। इससे पहले अगर आपने लेक्चर 1 नहीं देखा है तो उसे पहले ज़रूर देख लेना, क्योंकि कुछ टर्म्स ऐसी हैं जो आपको शायद समझ में ना आए। आज का लेक्चर इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें इन्फ्लेशन, जीडीपी के बारे में बात की है मैंने, और ये चीज़ें बहुत न्यूज़ में रहती हैं और इनका बहुत चांसेस है कि वो पेपर में आए। तो बहुत टेक्निकल लेक्चर है, थोड़ा ध्यान से सुनना। कुछ चीज़ें समझ ना आए तो एक बार वीडियो को फिर से देख लेना। स्टार्ट करते हैं। नॉमिनल जीडीपी एंड रियल जीडीपी, डेफिनेशन पे बाद में आएंगे। एक एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लेते हैं मैंने राइस प्रोड्यूस किया 2011 में और 12 में। 11 में प्रोडक्शन था 20 केजीज़ का और 12 में था 10 केजीज़ का। 11 में मेरे प्राइसेस थे ₹10 पर केजी एंड 2012 में मेरे प्राइसेस हो गए 20 पर केजी। आपको दिख रहा होगा यहाँ पे प्राइस इंक्रीज हो गया है और यहाँ पे 20 से 10 केजी प्रोडक्शन डिक्रीज हो गया है। तब भी मेरे को जीडीपी निकालनी है, तो 20 इंटू 10 इक्वल्स टू ₹200 एंड 10 इंटू 20 ₹200। दोनों में जीडीपी तो सेम है, पर हमारा प्रोडक्शन जब डिक्रीज हो रहा है तब भी हमारी जीडीपी सेम आ रही है। इसका मतलब ये है कि हम ग्रो नहीं करे, हमारा प्राइसेस यहाँ पे इंक्रीज हो गए, इन्फ्लेशन हो गया, प्राइस इंक्रीज हो गए राइस के, इसलिए हमारी जीडीपी सेम रही। तो वही चीज़ है, जब हमारी ग्रोथ वैल्यू से मेजर होगी, वैल्यू में दोनों चीज़ आती हैं, क्वांटिटी और प्राइस, उसको नॉमिनल जीडीपी बोला जाएगा। जहाँ पे क्वांटिटी इंक्रीज नहीं हुई पर प्राइस इंक्रीज हो गया, तब जीडीपी सेम आ गई। और रियल जीडीपी में हमें ये पता लगेगा कि हमने क्वांटिटी कितनी प्रोड्यूस करी। अगर हमारी 20 से 30 होती तो हम ग्रो करते, अभी हम ग्रो ही नहीं करे तब भी हमारी जीडीपी सेम है। और एग्जांपल देता हूँ, उससे ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। मान लेते हैं हमारी इकोनॉमी में हम प्रोड्यूस करते हैं व्हीट और राइस। व्हीट हमने प्रोड्यूस किया 10 केजी एट ₹10 पर केजी 2011-12 में। 12-13 में किया 11 केजी एट प्राइस 10.5 पर केजी। हमारा प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ, प्राइसेस भी इंक्रीज हुए। अगले साल हमने प्रोड्यूस किया 12 केजी और हमारे प्राइसेस इंक्रीज हो गए 0.5 से 11 केजी पर। नाउ प्राइस 8 केजी प्रोड्यूस किया, प्राइस था 12 पर केजी। 2012-13 में 9 केजी प्रोड्यूस किया, प्राइस हमारा इंक्रीज हो गया 0.5। 9 से हमने 10 इंक्रीज किया प्रोडक्शन और यहाँ पे प्राइस इंक्रीज हुआ 13 पर केजी। जब हम नॉमिनल जीडीपी निकालेंगे तो हम इसी साल के प्राइस लेंगे और इसी साल का प्रोडक्शन लेंगे, 10 इंटू 10 और 8 इंटू 12, इसको ऐड करके हमारी जीडीपी आई ₹196। नाउ 11 केजी और इन सबको ऐड करके आई हमारी ₹228 एंड आफ्टर दिस ₹262। पर एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये जीडीपी हमारी इसलिए भी इंक्रीज हो रही है क्योंकि हमारे प्राइसेस इंक्रीज हो रहे हैं। लेकिन हमें जब जीडीपी देखनी चाहिए तो हमें ये देखना चाहिए कि हमने प्रोडक्शन कितना इंक्रीज किया, हमारे यहाँ के लोगों ने प्रोड्यूस कितना ज़्यादा किया। तो वो चीज़ देखने के लिए हम रियल जीडीपी कैलकुलेट करते हैं, जहाँ पे हम ये प्राइसेस को कांस्टेंट रख देते हैं। टू कैलकुलेट रियल जीडीपी, टेक द प्राइस ऑफ एनी ईयर एज कांस्टेंट, दैट ईयर विल बी कॉल्ड बेस ईयर। और ये जो बेस ईयर है ये हमारा एनएसओ बताता है, एनएसओ अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। ये क्वेश्चन आ सकता है कि एनएसओ और किसके अंडर आता है एंड बेस ईयर कौन डिसाइड करता है। इतनी बात क्लियर है। और अभी हाल फिलहाल में एनएसओ जिस ईयर को बेस ईयर मानता है वो है 2011 एंड 12। इतना याद रखेंगे। नाउ लेट्स से 2011-12 प्राइसेस एज बेस ईयर, ₹10 पर केजी एंड 12 पर केजी, जो यहाँ पे थे 10 पर केजी एंड 12 पर केजी। नाउ रियल जीडीपी कैलकुलेट करते हैं। 10 इंटू 10, 8 इंटू 12, 196। प्राइसेस सेम रहेंगे। 11 इंटू 10, 9 इंटू 12, ₹218 एंड 12 इंटू 10, 10 इंटू 12, ₹240। अब देखिए, जब हम नॉमिनल जीडीपी कैलकुलेट कर रहे थे तो हमारी परसेंटेज ग्रोथ ज़्यादा थी क्योंकि हमारे प्राइसेस भी इंक्रीज कर रहे थे। यहाँ पे 16.3 का हुआ और यहाँ पे 14.9 का हुआ। जब हम रियल चीज़ कैलकुलेट करते हैं, जिससे हमारा प्रोडक्शन बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है ये हम जानने की कोशिश करते हैं, तो ये रियलिटी है कि हमने 11.1% ग्रो किया और 10.1% ग्रो किया। मुझे लगता है इतनी चीज़ क्लियर है। इसका मतलब हम ये चीज़ जानने में ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं कि हमारे लोगों ने प्रोड्यूस कितना ज़्यादा किया, ना कि पैसे उस चीज़ पे कितने बढ़ गए, उससे मल्टीप्लाई करके जीडीपी निकाल दी। ठीक है, ये एक्चुअल ग्राफ है हमारी जीडीपी का, रियल जीडीपी ग्रोथ। कोविड ईयर था 2020 एंड 21, जहाँ पे डिप करी -5.80, क्योंकि इस ईयर में प्रोडक्शन कम हुआ था। अगर आप इसी टाइम पीरियड की नॉमिनल ग्रोथ देखेंगे तो वो ज़्यादा होगी, क्योंकि जीडीपी में उस टाइम पे लॉकडाउन लगा हुआ था और हर चीज़ के प्राइस बढ़ गए थे। गेटिंग माई पॉइंट। तो ये चीज़ नॉमिनल में ज़्यादा हो सकती है पर हमें रियल में इंटरेस्ट है।
हम रियल में देखना चाहते हैं कि हमारी इकोनॉमी कितना प्रोड्यूस कर रही है, ना कि उसके प्राइसेस कितने इंक्रीज कर रहे हैं, उससे जीडीपी कितनी बढ़ रही है। इन इंडिया इकोनॉमिक ग्रोथ इज मेजर्ड बाय रियल जीडीपी, दैट इज जीडीपी एट कांस्टेंट मार्केट प्राइस। ये कांस्टेंट मार्केट प्राइस ये वाली चीज़ है। हमने 2011 और 12 के प्राइसेस को कांस्टेंट मान लिया और उसके हिसाब से रियल जीडीपी निकाली। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि हम जीडीपी हमारी कितनी है, 272 लाख करोड़, जो हम कहते हैं कि 3 ट्रिलियन हमको करनी है, और रियल जीडीपी दैट इज 149 लाख करोड़। ये हमारी एक्चुअल जीडीपी का फिगर है जो हम प्रोडक्शन से इंक्रीज करते हैं, और ये वाला वो फिगर है जो हम प्राइसेस से मल्टीप्लाई करके कैलकुलेट करते हैं। होप दिस इज क्लियर। कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में बताना, आई विल आंसर। नाउ प्रोडक्टिविटी, तीन चीज़ें हैं, प्रोडक्टिविटी, कैपिटल आउटपुट रेशियो और इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो। इससे सीडीएस में तो नहीं आया अभी तक, पर सीएपीएफ और सीएसई में आ चुका है, तो मुझे लगता है कि इससे क्वेश्चन बन सकता है। प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी क्या होती है? एक आदमी कितना प्रोडक्टिव है कुछ काम करने में, या फिर कोई चीज़ कितनी प्रोडक्टिव है कुछ काम करने में। मान लेते हैं कि हमें निकालना है 1 acre ऑफ लैंड प्रोड्यूसेस 2 tons ऑफ फूड ग्रेन। जो 1 एकड़ की लैंड है वो 2 टन फूड ग्रेन्स बनाती है। तो हम देखते हैं कि प्रोडक्टिविटी ऑफ लैंड कितनी है। प्रोडक्टिविटी ऑफ लैंड कैसे निकलेगी? आउटपुट अपॉन इनपुट। हमें आउटपुट उसने 2 टन्स का दिया और हमने इनपुट दिया था 1 एकड़ लैंड का, तो इसकी प्रोडक्टिविटी हो गई 2 टन पर एकड़। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर कितनी होगी? जो हमारा आउटपुट है उसमें हमने इनपुट कितना दिया लेबर का। मान लेते हैं हमने 5 लेबर लगाई थी, उसने हमें आउटपुट दिया 2 टन्स का। तो एवरी लेबर इज प्रोडक्टिव एट 0.4%। इतनी बात क्लियर है? डन। इफ आई एड 1 एक्स्ट्रा लेबर, प्रोडक्शन इंक्रीजेज बाय 0.4 टन। ये हमने निकाला कि एक लेबर की प्रोडक्टिविटी कितनी है, 0.4 टन। तो हमें मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर निकालनी है। वो कैसे निकलेगी? चेंज इन आउटपुट अपॉन चेंज इन लेबर। एक लेबर लगाने पे कितना आउटपुट चेंज होगा, वो हमारी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर होगी। एक बंदा लगाने पे कि हम कितना मोर आउटपुट ले सकते हैं। हमने अभी देखा एक लेबर बढ़ाने पे 0.4 टन बढ़ जाएगा, दिस इज मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर। एक बंदा एक्स्ट्रा ऐड करने पे कितना आउटपुट इंक्रीज होगा, वो हमारी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी होती है। अब हम ये पढ़ते तो हैं कि मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ एग्रीकल्चर इज जीरो, पर इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है? जब मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ एग्रीकल्चर पढ़ते हैं तो एक लैंड है हमारे पास, 1 एकड़ की मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं 6 लोग इस पे फार्मिंग करते हैं, बट ये आउटपुट देती है हमें 5 का। अगर मैं इस पे और लोग भी ऐड कर दूं, मान लो इस पे मैं 8 लोग ऐड कर देता हूँ, तब भी ये आउटपुट 5 का ही देगी, क्योंकि ये इसकी मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी है। अब चाहे मैं इस पे 10 लोग बढ़ा दूं या 8 लोग या 20 लोग, वो जो एक्स्ट्रा लेबर है वो मुझे आउटपुट नहीं देगी, क्योंकि ये एक रिस्ट्रिक्शन है। इस लैंड का प्रोड्यूस करने का एक लिमिट है, वो ऑलरेडी एट इट्स सेचुरेशन है। होप इट इज क्लियर। इसलिए बोलते हैं कि एग्रीकल्चर में मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ अ लेबर इज जीरो। कैपिटल आउटपुट रेशियो, ये क्या होता है? मान लेते हैं सेम वे प्रोडक्टिविटी ऑफ अ कैपिटल निकालनी है हमें। हमने जैसे अभी प्रोडक्टिविटी ऑफ अ लेबर निकाली, तो अभी हमें निकालनी है कि कैपिटल की क्या प्रोडक्टिविटी है। कैसे? आउटपुट अपॉन कैपिटल। कैपिटल लगाने पे, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कैपिटल होता क्या है, फिजिकल कैपिटल, मनी, ये सब होता है हमारा कैपिटल। आउटपुट, जो कैपिटल लगाने पे हमारा आउटपुट कितना बढ़ सकता है, ये हमारी कैपिटल आउटपुट रेशियो होती है। कैसे? एज वी नो वी वांट हायर प्रोडक्टिविटी, ये हम सबको चाहिए कि हमारी प्रोडक्टिविटी हायर हो। तो इनवर्स ऑफ द प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल इज कैपिटल आउटपुट रेशियो, कैप इज टू आउटपुट। ये होगा हमारा कैपिटल आउटपुट रेशियो। कैसे समझते हैं? मान लेते हैं मेरा कैपिटल आउटपुट रेशियो 3:1 है और 4:1 है। मतलब क्या है इसका? 3 कैपिटल लगाने पे एक आउटपुट इंक्रीज होगा, या 4 कैपिटल लगाने पे एक आउटपुट मिलेगा। तो वो इकोनॉमी ज़्यादा अच्छी होगी जहाँ पे मैं 3 कैपिटल लगा के एक आउटपुट निकालूं, रादर देन 4 कैपिटल लगा के एक आउटपुट निकालूं। दिस इकोनॉमी इज बेटर। इसलिए हम देखते हैं कि हमारी जो करेंसी है, हमारी जो मशीन्स हैं, वो कितनी ज़्यादा इफेक्टिव है, कितनी ज़्यादा प्रोडक्टिव है, वो हम कैपिटल आउटपुट रेशियो से पता करते हैं। द लेस इट इज द मोर प्रोडक्टिव आर कैपिटल इज। ठीक है, वी मेजर कैपिटल आउटपुट रेशियो बिकॉज वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन मेजरिंग द प्रोडक्टिविटी ऑफ द कैपिटल,
हम ये नहीं जानना चाहते कि प्रोडक्टिविटी ऑफ द कैपिटल क्या है। हम ये जानने में इंटरेस्ट रखते हैं कि हाउ मच एवरेज कैपिटल इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 1 यूनिट ऑफ आउटपुट, जीडीपी। हमें वो जानना है। अगेन, इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो। जैसे हमने मार्जिनल निकाला एक चीज़ को बढ़ा के, तो यहाँ पे हम ये देखेंगे कि एक कैपिटल को बढ़ाने से हमारा कितना आउटपुट इंक्रीज हो सकता है। नॉट मच इंपॉर्टेंट बट आ सकता है। देख लेते हैं। हाउ मच एडिशनल कैपिटल रिक्वायर टू इंक्रीज आउटपुट बाय 1 मोर यूनिट। इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो का फॉर्मूला क्या होगा? चेंज कैपिटल, चेंज इन आउटपुट। चेंज इन कैपिटल क्या होता है? मैंने आपको याद दिला दूं, कैपिटल इज आर इन्वेस्टमेंट। मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था, कैपिटल हमारी फिजिकल इन्वेस्टमेंट होती है और वो जीडीपी में काउंट होती है। इन्वेस्टमेंट परसेंटेज इन जीडीपी, परसेंटेज चेंज इन जीडीपी, आउटपुट जो होता है। ठीक है, मान लिया कि ICOR इज 5 इन इंडिया। मतलब क्या हुआ इसका? ₹5 वैल्यू ऑफ एक्स्ट्रा कैपिटल गुड्स, हमें लगेंगे 1 रुपए और 1 यूनिट ऑफ एडिशनल आउटपुट। 5 वैल्यू जब हम इंक्रीज करेंगे तब हमें 1 यूनिट का इंक्रीज होगा आउटपुट में। और अच्छे से समझते हैं, इन्वेस्टमेंट परसेंटेज इन जीडीपी इज इक्वल्स टू ICOR एंड परसेंटेज चेंज इन जीडीपी। जब हमें इन्वेस्टमेंट इंक्रीज करनी है, इन्वेस्टमेंट क्या है हमारे पास? फिजिकल कैपिटल। और मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि हमें इन्वेस्टमेंट इंक्रीज क्यों करनी है, क्यों ये इंपॉर्टेंट है। तो ICOR हमारे पास 5 था। मान लेते हैं मुझे परसेंटेज चेंज करना है जीडीपी में 8% का। ठीक है, 8% का मुझे चेंज करना है जीडीपी में, मुझे अपने आउटपुट को 8% बढ़ाना है। तो इन्वेस्टमेंट क्या होगी? इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, 8 इंटू 5 इज इक्वल्स टू 40%। 40% इन्वेस्टमेंट मुझे चाहिए कि मैं 8% जीडीपी को बढ़ा पाऊँ। अगर मान लेते हैं कि ये जो ICOR है, ये जो 5 है, इसको मैं कैसे भी करके कम कर दूँ, 4 पे ले आऊँ, तो मुझे सेम 8% अचीव करने के लिए 32% का इन्वेस्टमेंट चाहिए होगा। इसीलिए हमारी ये जो 5 रुपीज़ जो कैपिटल है, ये स्ट्रांग होनी चाहिए। ठीक है, और अब मैं ICOR को अच्छा कैसे कर सकता हूँ? अगर मान लेते हैं ये जो 5 है मेरे पास, इसको मुझे 4 करना है, तो मैं कैसे कर सकता हूँ? मैं अपने क्वालिटी ऑफ लेबर इंक्रीज कर सकता हूँ और उनको स्किल दे सकता हूँ। तो ये 5 to 4 होने के चांसेस हैं। टेक्नोलॉजी इंप्रूव कर देता हूँ। अभी जो मेरे पास मशीन्स हैं, उनको और अच्छा कर देता हूँ। अपनी जो गवर्नेंस है, जो रूल्स हैं, रिजिड रूल्स हैं, उनको थोड़ा गवर्नमेंट अगर लाइट करे, तो ये चीज़ पॉसिबल हो सकती है कि हम कम ICOR पे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट ले लें। डन, कूल। पोटेंशियल जीडीपी। पोटेंशियल एज अ नेम सजेस्ट, पोटेंशियल ऑफ समथिंग। हमारी जीडीपी का जो भी हाईएस्ट पोटेंशियल है, जो भी हाईएस्ट पोटेंशियल है गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करने का। व्हेन अ कंट्रीज फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, आर फुल्ली एम्प्लॉयड, उसको बोलते हैं पोटेंशियल जीडीपी। इट विल गिव मैक्सिमम सस्टेनेबल आउटपुट। क्लियर? नाउ, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक और बहुत ही ध्यान से सुनने की जरूरत है। नॉमिनल एक्सचेंज रेट, प्राइस ऑफ अ डोमेस्टिक करेंसी इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी। मान लेते हैं मैंने $1 बैंक में जाके जमा किया, तो उस बदले में मुझे 70 रुपीज़ मिले। इफ आई सेल $1, आई विल गेट 70 रुपीज़। ये होता है हमारा नॉमिनल एक्सचेंज रेट। ये तो हो गई ऊपर ऊपर से बात। अब थोड़ा इसके अंदर घुसते हैं। जब भी मुझे $1 मैं प्रोड्यूस करता हूँ, मुझे 70 रुपये मिलते हैं। ये आप यूजुअली न्यूज़पेपर्स में पढ़ते हैं कि $1 का प्राइस इतना, 1 दिनार का प्राइस इतना, या आप ये न्यूज़पेपर्स में पढ़ते हैं। नाउ, नॉमिनल एक्सचेंज रेट को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ₹70 पर डॉलर, $1 पर 70 रुपीज़, और इसको मैंने डिवाइड कर दिया तो $0.14 पर रुपीज़। डिपेंड्स ऑन मार्केट डिमांड एंड सप्लाई। ये जो 70 रुपये का भाव है डॉलर का, ये किसने सेट किया? ये ना तो मैंने किया, ना RBI ने किया, ना ही गवर्नमेंट ने किया। ये मार्केट फोर्सेस डिसाइड करती है। मान लेते हैं ये जो डिमांड इंक्रीज होती है और प्राइस भी इंक्रीज होते हैं। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि डिमांड इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्राइसेस। ये लॉ ऑफ डिमांड होता है। पर वो माइक्रो इकोनॉमिक्स थी।
एंड दिस इज मैक्रो इकोनॉमिक्स। चीज़ें ऐसे काम नहीं करती जो माइक्रो इकोनॉमिक्स में है, वो बहुत छोटा लेवल होता है। और आपको समझ आएगा कि मैक्रो इकोनॉमिक्स में लॉ ऑफ डिमांड ये चीज़ें काम क्यों नहीं करती हैं। इसको जस्टिफाई करता हूँ। डिमांड इंक्रीजेस तो प्राइस कैसे इंक्रीज होते हैं। मान लेते हैं 1 kg अनियन है मार्केट में और उसकी डिमांड इंक्रीज हो रही है, बट सप्लाई इज सेम। सप्लाई सेम नहीं हुई तो क्या होगा वो बाद में देखते हैं। अभी हमारे पास डिमांड इंक्रीज हो रही है, 1 kg अनियन है हमारे पास मार्केट में और डिमांड इंक्रीज हो रही है, तो उसके प्राइस कैसे इंक्रीज होंगे। मान लेते हैं 10 लोग थे खरीदने वाले। अब वो 10 लोग जो थे वो उनका सही काम चल रहा था, उनका बिल्कुल बढ़िया काम चल रहा था कि वो 10 लोग 1 kg अनियन में सर्वाइव कर ले रहे थे और बहुत मिनिमम प्राइस थे। जैसे ही वहां पे 10 लोग और आ गए और सप्लाई सेम रही, तो अब वो 1 kg अनियन पूरी पॉपुलेशन को फीड तो नहीं कर सकते, तो वो पॉपुलेशन ज़्यादा प्राइसेस देने को रेडी हो जाएगी उस 1 kg अनियन को ऑक्यूपाई करने के लिए। कोई बोलेगा कि मैं 60 दूंगा, कोई बोलेगा मैं 70 दूंगा। तो ऐसे ना प्राइस इंक्रीज होगा उस चीज़ का। जब डिमांड इंक्रीज होगी सप्लाई वुड बी सेम, क्योंकि सप्लाई एकदम से तो चेंज नहीं कर सकते, तो उस चीज़ के प्राइस इंक्रीज होना चालू कर देंगे। ठीक है, मान लेते हैं 10 पीपल से वो 10 kg वाटर यूज़ करते थे एट ₹50 पर kg। ठीक है, 20 पीपल हो गए, सप्लाई सेम रही, 10 kg वाटर सेम रहा, बट प्राइसेस 70 हो गए। अभी मैंने बताया कि ये जो 20 है ये लोग बोलेंगे कि मुझे पानी चाहिए, मुझे पानी चाहिए, बट पानी तो 10 kg है और ये 10 kg सफिशिएंट था 10 लोगों के लिए, बट 20 को चाहिए, तो 20 बोलने लगेंगे कि आई विल गिव द मोर प्राइसेस। इस वजह से इसका प्राइस 70 हो गया। अब जिसके पास 70 रुपये है वो पानी खरीद सकता है, बाकी नहीं खरीद पाएंगे, तो इसलिए प्राइसेस इंक्रीज हो गए। अब देखते हैं करेंसी में ये चीज़ कैसे काम करती है। केस वन, पीपल स्टार्टेड परचेजिंग डॉलर। मैंने अभी आपको बताया जहाँ पे डिमांड इंक्रीज होगी वहाँ पे प्राइस इंक्रीज होंगे। तो जब लोग डॉलर खरीदना स्टार्ट कर देंगे तो डॉलर की डिमांड इंक्रीज हो गई। अब वही डॉलर पहले हमें 70 रुपये में मिलता था और वही अब हमें 80 रुपीज़ में मिलने लगेगा, क्योंकि डॉलर की वैल्यू जो है, डिमांड जो है वो इंक्रीज हो गई और डॉलर अप्रिशिएट कर गया। पहले वही डॉलर हमें 70 का मिल रहा था, अब वो डॉलर हमें 80 का मिलेगा। तो हमारी जो इंडियन रुपी है वो डिप्रिशिएट कर गया और जो डॉलर है वो अप्रिशिएट कर गया, वो और स्ट्रांग हो गया। नाउ मान लेते हैं पीपल स्टार्टेड सेलिंग डॉलर एंड डिमांडिंग रुपी। ये क्यों होगा वो भी मैं बताऊंगा, पहले आप बस इतना सुनो। अब डॉलर डिप्रिशिएट करेगा क्योंकि पीपल आर डिमांडिंग रुपी। कैसे? डॉलर में 70 रुपये मिल रहे थे, अब रुपी की डिमांड इंक्रीज हो गई तो 60 रुपीज़ का हो गया। मतलब अब कोई 60 रुपये देगा तो उसे $1 मिल जाएगा। पहले हमें 80 पे $1 मिल रहा था, तब रुपी डिप्रिशिएट कर रहा था, अब हमें 60 पे मिल रहा है। तो हमारी जो करेंसी है वो स्ट्रांग हो गई, फॉरेन करेंसी के मुकाबले हम अप्रिशिएट कर गए और डॉलर की वैल्यू डिप्रिशिएट कर गई। अब ये देखना रीजंस ऑफ एप्रिसिएशन एंड डिप्रिसिएशन। कोई क्यों डॉलर खरीदेगा, कोई क्यों डॉलर बेचेगा, कोई क्यों रुपी डिमांड करेगा, ये चीज़ यहाँ पे समझ आएगी। इन्फ्लेशन, इंक्रीज इन प्राइसेस ऑफ कमोडिटी। किसी भी चीज़ के पैसे बढ़ना इन्फ्लेशन होती है। ठीक है, अब इन्फ्लेशन होती कैसे है। इन्फ्लेशन का एक बहुत मेन कॉज है मनी सप्लाई इंक्रीज होना। और मनी सप्लाई इंक्रीज कैसे होती है। मान लेते हैं बैंक हमें लोन देते हैं सस्ते इंटरेस्ट रेट पे, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा लोन बैंक से ले लेंगे। बैंक से लोन ले लिया तो हमारे पास पैसे ज़्यादा हो जाएंगे, हमारे पास पैसे ज़्यादा है तो खर्च ज़्यादा करेंगे। ठीक है, क्योंकि हमने लोन लिया था उसका मेन रीज़न ये था कि इंटरेस्ट बहुत कम था, इंटरेस्ट रेट कम था, मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी इंक्रीजेस और इन्फ्लेशन होगा। जो 1 kg वीट मुझे 10 रुपये में मिल रहा था, अब वो वीट 15 में मिलेगा। क्यों होगा? कि प्राइस क्यों इंक्रीज किया? क्योंकि डिमांड इंक्रीज की और सप्लाई सेम थी। ठीक है, ये अभी हमने जस्ट कुछ देर पहले पढ़ा था। क्योंकि करेंसी वीक कर गई बिकॉज परचेजिंग पावर डिक्रीज। करेंसी कैसे वीक हो गई?
अब जो चीज़ मैं पहले 10 रुपए की खरीद ले रहा था, अब वो मुझे 15 रुपए की मिल रही है। तो मेरी जो करेंसी की वैल्यू थी, मेरी करेंसी जो वैल्यू होल्ड करती है, वो घट गई। ठीक है? अब इन्वेस्टर इन्वेस्ट नहीं करेगा, क्योंकि इन्वेस्टर जब रुपी देगा आरबीआई को, अपने डॉलर डिमांड करेगा। कैसे? जब यहाँ पे इन्फ्लेशन हाई है, तो उसको जो रॉ मटेरियल है, वो महँगा मिलेगा। महँगा मिलेगा, तो वो यहाँ पे बिज़नेस नहीं करना चाहेगा। इन्वेस्टर को तो इंटरेस्ट देखना है ना, उसको तो सस्ते में चीज़ें जहाँ मिलेंगी वो वहाँ चला जाएगा। तो इन्वेस्टर अपनी कंपनी को यहाँ से ले जाएगा। मान लेते हैं जो सैमसंग है उसको रॉ मटेरियल यहाँ पे महँगा मिलने लग जाता है, क्योंकि इन्फ्लेशन है। अब इन्फ्लेशन है और उसको रॉ मटेरियल महँगा मिल रहा है, तो उसने डिसाइड किया कि मैं अपनी सैमसंग की जो यूनिट है वो यहाँ से हटा दूँगा, इंडिया से। अब क्या करेगा यूनिट हटाने के लिए? जो कंपनी भारत में है, उसको वो बेचना चाहेगा। मान लेते हैं उसने टाटा ग्रुप्स को वो कंपनी बेच दी। अब टाटा ग्रुप्स उसको पेमेंट करेगी रुपीज़ में। अब भारत के बाहर तो रुपीज़ का इतना मेजर रोल नहीं है उसके पास, तो वो अपने रुपीज़ को आरबीआई को देगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो उसको डॉलर देंगे। ठीक है साहब? अब रुपी इसने दिया आरबीआई को और डॉलर डिमांड किया, मतलब डॉलर की डिमांड बढ़ी और उसका प्राइस बढ़ा, इसलिए डॉलर एप्रिशिएट कर गया और रुपी डेप्रिशिएट कर गया। इन्फ्लेशन का कॉज समझ आया? गुड। नाउ इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है मान लेते हैं इकोनॉमी में, इसका मतलब इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है, लोग कम लोन लेंगे। लोन कम लेंगे तो इन्फ्लेशन कम होगा, क्योंकि मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी इज लेस, मोर स्टेबिलिटी रहेगी। ठीक है? अब यहाँ पे फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएंगी जब हमारी इकोनॉमी स्टेबल है, जब हमारी इकोनॉमी में इन्फ्लेशन नहीं है, प्राइसेस हाई नहीं है, तो यहाँ पे लोग आके बिजनेस करना चाहेंगे, क्योंकि चीज़ें नॉर्मल रेट पे हैं। अब क्या होगा? मान लेते हैं इलॉन मस्क को अपनी टेस्ला का एक यूनिट भारत में खोलना है। वो भारत में आए और वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास गए, उन्होंने अपने डॉलर आरबीआई को दिए और उनसे बोला कि मुझे रुपीज़ दे दो, क्योंकि भारत में तो अब किसी को पेमेंट करनी है तो वो रुपीज़ में ही होगी ना। कोई बिजनेसमैन है इंडिया में जिनके साथ वो टाई अप करना चाहते हैं, किसी से लैंड लेना चाहते हैं, तो उनको तो पेमेंट वो रुपीज़ में करेंगे। तो उन्होंने जाके डॉलर दिए और रुपये को डिमांड किया, मतलब रुपये को डिमांड किया, वहीं पे रुपी एप्रिशिएट कर गया और डॉलर डेप्रिशिएट कर गया। बहुत सिंपल सा लॉजिक है। होप इट इज़ क्लियर। दूसरा रीज़न, इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट। इम्पोर्ट के लिए क्या होता है और एक्सपोर्ट के लिए क्या होता है? इम्पोर्ट जब हम दूसरी कंट्री से कुछ मंगाएं, और एक्सपोर्ट जब हम दूसरी कंट्री में अपना कुछ सामान भेजें। ठीक है? जब हम इम्पोर्ट करते हैं तो हमें बाहर की कंट्री को डॉलर में पेमेंट करनी पड़ती है। ठीक है? और जब हम एक्सपोर्ट करते हैं तो बाहर के लोग हमें देते तो डॉलर हैं, पर हम उन्हें रुपये में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है? क्लियर? सेम इम्पोर्ट के साथ भी ऐसा ही है, हम पहले रुपये को डॉलर में कन्वर्ट करते हैं, फिर डॉलर आगे दिए जाता है। ठीक है? अब मान लेते हैं मेरे पास केस वन ये है कि इम्पोर्ट्स जो हैं एक्सपोर्ट से ज़्यादा है। जो चीज़ें हम इम्पोर्ट करते हैं जैसे कि फ्यूल एंड अदर थिंग्स, वो हमारे एक्सपोर्ट से, एग्रीकल्चर और ये सबको मिला के ज़्यादा है। अगर हमने बर्गर इम्पोर्ट किया मोर देन एक्सपोर्ट, एग्जाम्पल है, तो पेमेंट के लिए वी वांट डॉलर्स, हमें पेमेंट करनी है दूसरे देश को। इम्पोर्ट किया हमने और ज़्यादा किया, तो अगर हमने एक्सपोर्ट कम किया है तो हमारे पास कम डॉलर्स आए हैं। कम डॉलर्स आए हैं तो हम ये जो इम्पोर्ट की पेमेंट है वो फुलफिल नहीं कर सकते। इसका मतलब क्या होगा? हमें डॉलर डिमांड करना पड़ेगा रुपी देके। रुपी देके जब हम डॉलर डिमांड करेंगे तो डॉलर विल एप्रिशिएट, क्योंकि डिमांड ऑफ डॉलर इंक्रीज, प्राइस ऑफ डॉलर इंक्रीजेज एंड डॉलर एप्रिशिएट। नाउ केस टू, अब मैंने एक्सपोर्ट ज़्यादा किया और मुझे डॉलर भर भर के मिल गया। मैंने कम इम्पोर्ट किया है, तो मेरे पास सफिशिएंट डॉलर है किसी को पेमेंट करने के लिए। अब इससे क्या होगा? जब मैंने एक्सपोर्ट अच्छा किया है तो मेरा प्रोडक्ट भी अच्छा है, इसलिए वो ज़्यादा एक्सपोर्ट हुआ है। मान लेते हैं कि हमारा एमपी का गेहूँ कहीं बाहर के देश में जाके अगर एक्सपोर्ट हो रहा है, तो हमारे गेहूँ की क्वालिटी अच्छी है, हमारा प्रोडक्ट अच्छा है, इसलिए वो ज़्यादा इम्पोर्ट हो रहा है या एक्सपोर्ट हो रहा है। ठीक है? तो एवरी विल डिमांड रुपी टू परचेज दिस गुड। इसका मतलब बाहर के देश को हमें पेमेंट करने के लिए रुपी चाहिए। रुपी से हमारे भारत का किसान तो रुपी में पेमेंट लेगा ना, वो क्यों डॉलर लेगा और अपना काम बढ़ाएगा? तो वो रुपी में पेमेंट लेगा। इसका मतलब बाहर की कंपनी को रुपी डिमांड करना पड़ेगा, क्योंकि उनके इम्पोर्ट हमारे एक्सपोर्ट से कम है। तो
एवरीवन डिमांड रुपी टू परचेज दिस गुड। डिमांड इंक्रीज होगी रुपी की और उसके प्राइसेस भी इंक्रीज होंगे। इसका मतलब रुपी अप्रिशिएट करेगा। ठीक है साहब। अगर कोई भी चीज़ ना समझ आ रही हो तो उसे प्लीज़ एक बार फिर से देख लेना। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है एप्रिसिएशन और डिप्रिसिएशन को डिसाइड करने का। मान लेते हैं कि जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, एक गवर्नमेंट है, वही चला रही है सारा एडमिनिस्ट्रेशन काफ़ी टाइम से, और भारत में जो गवर्नेंस है वो ईजी है। इसका मतलब कि यहाँ पे फैक्ट्री सेटअप करना ईजी है, यहाँ पे एग्जिट करना मार्केट को ईजी है, यहाँ के जो रूल्स हैं वो इन्वेस्टर फ्रेंडली हैं। इसका मतलब बाहर के लोग इंडिया में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने को राज़ी हो जाएंगे, तो हमारे पास ज़्यादा फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगा। अब जैसे कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगा वो डॉलर में आएगा, वो डॉलर में आएगा तो वो आरबीआई के पास जाएंगे। अब वो आरबीआई के पास गए डॉलर लेके, आरबीआई से डिमांड किया रुपी, तो रुपी अप्रिशिएट करेगा क्योंकि डिमांड ऑफ रुपी इज इंक्रीजिंग। फोर्थ फैक्टर, गवर्नमेंट डेट और पब्लिक डेट। इसका मतलब क्या होता है? जो भी गवर्नमेंट डेट होता है वो पब्लिक डेट, ये दोनों एक ही टर्म है, बस नाम अलग है। गवर्नमेंट डेट, जो भी पैसा गवर्नमेंट कर्जे पे उठाती है मार्केट से, फॉरेन मार्केट से या फॉरेन बैंक से, वर्ल्ड बैंक हो गया या फिर कोई भी इंस्टीट्यूशन हो गई, वहां से जो भी पैसा गवर्नमेंट कर्जे पे लेती है, मान लेते हैं कि गवर्नमेंट डिफॉल्ट कर गई डेट पेमेंट को, तो क्या होगा? अगर गवर्नमेंट डेट रीपे नहीं कर पाती है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विल से टू आरबीआई कि प्रिंट मोर रुपी, पैसा छाप दो और हम रीपे करेंगे अपने लोन को। मैंने आपको बताया था कि जैसे ही मार्केट में पैसा ज़्यादा आएगा वैसे ही मनी सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी। मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी इंक्रीजेस, मतलब इन्फ्लेशन हो जाएगा। प्राइसेस ऑफ द कमोडिटी इंक्रीज हो गए, इन्फ्लेशन हो गया, तो हमारे फॉरेन इन्वेस्टमेंट आना बंद हो जाएंगे क्योंकि यहाँ पे बहुत हाई प्राइसेस हो गए हैं चीज़ों के, जो कि इन्वेस्टर को नहीं चाहिए। इन्वेस्टर को चाहिए कि मेरे को सस्ते में माल मिले और मैं अपना बिजनेस करूँ, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाऊँ। एज द इकोनॉमी इज अनस्टेबल कॉज ऑफ इन्फ्लेशन, फॉरेन इन्वेस्टमेंट विल नॉट कम, जिससे कि रुपी डेप्रिशिएट करेगा। Cool. ये तो बात हो गई नॉमिनल एक्सचेंज रेट की। ठीक है। एज आई नो, मोस्टली लोगों को बस ये पता होता है कि नॉमिनल एक्सचेंज रेट का क्या होता है, कि $1 में 70 रुपये मिल गए, ये नॉमिनल एक्सचेंज रेट है। बट जो पेपर का लेवल बढ़ रहा है इकोनॉमी में, उस हिसाब से मुझे लगता है कि ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे कि ऐसी चीज़ें पूछना स्टार्ट करेंगे। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बहुत अच्छा बन सकता है इससे, तो मेक श्योर यू रिवाइज इट वेल। नाउ, परचेजिंग पावर पैरिटी एक्सचेंज रेट। परचेजिंग पावर पैरिटी क्या है, मैं आपको इजी शब्दों में समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लेते हैं मेरा एक दोस्त है, उसको यूएस जाना है और उसको ये देखना है कि यूएस में उसका कितना खर्चा होगा। अब मान लेते हैं उसे पता है कि $1 में 70 रुपये मिलते हैं, पर इसके बेसिस पे वो ये जज नहीं कर सकता कि वहाँ की चीज़ें कितनी महंगी हैं और उसको कितने पैसे लेके जाने चाहिए, और उसको वहाँ पे 1 महीने के लिए रुकना है। तो उसने मुझे कॉल किया और मुझसे पूछा, क्योंकि मैं यूएस में रहता हूँ, तो मुझसे पूछा कि मुझे कितने पैसे लेके आने चाहिए वहाँ पे स्टे करने के लिए 1 महीना। तो मैंने उसको बोला कि परचेज पावर पैरिटी से तुम ये कैलकुलेट कर सकते हो कि तुम्हारी जो नीड्स हैं, मान लेते हैं कि तुम वहाँ पे जो चाय पीते हो, रोटी खाते हो, उसका जो भी पैसा तुम्हें लगता है भारत में, उन सेम चीज़ों का पैसा तुम्हें यूएस में कितना देना पड़ेगा, ये परचेसिंग पावर पैरिटी से तुम निकाल सकते हो। इसको मैं थोड़ा ईजी करने का और ट्राई करता हूँ। मान लेते हैं कि हमारे पास NER दे रखा है, $1 = 70 रुपीज़, ये हमने अभी अभी पढ़ा। अब इंडिया और यूएस में प्रोड्यूस होता है एक बर्गर जो कि सेम क्वालिटी है एग्जैक्टली। इंडिया में उस बर्गर का प्राइस है 35 रुपीज़ और यूएस में उस बर्गर का प्राइस है $1। ठीक है। अब पीपीपी रेट मतलब, अगर $1 कैन परचेज वन बर्गर इन यूएस, तो जो सेम बर्गर है कैन बी परचेज इन हाउ मच रुपीज इन इंडिया, ये होता है पीपीपी, परचेजिंग पावर पैरिटी। दैट इज
PPP $1 is equals to 35 रुपीज, नॉट NER। वो तो $1 में 70 रुपए मिलेंगे, वो मार्केट फोर्सेस पे डिपेंड करता है। ये है $1 इज इक्वल्स टू 35 रुपीज। ठीक है, PPP इज इक्वल्स टू 1/35, $1/रुपीज 35। दो तरीके से मैं लिख सकता हूँ, डोमेस्टिक प्राइसेस अपॉन अब्रॉड प्राइसेस और अब्रॉड प्राइसेस अपॉन डोमेस्टिक प्राइसेस। ये वाला जो फैक्टर है नीचे वाला, अब्रॉड प्राइसेस अपॉन डोमेस्टिक प्राइसेस, ये वाला स्टैंडर्ड है जो कि गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट में यूज होता है। यही हमें बजट के टाइम पे इस फॉर्मेट में मिलता है, ना कि डोमेस्टिक अपॉन अब्रॉड में। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे अब्रॉड अपॉन डोमेस्टिक लिया है। $0.28 पर रुपीज, ये हमारी PPP है। ओके, इट मीन्स वन बर्गर इन इंडिया इज रुपीज 35 विल कॉस्ट $0.28 इन US। अब रियलिटी क्या है, वहां पे सिर्फ एक बर्गर से तो मेरा काम चलेगा नहीं। एक मैंने अपने लिए एक बास्केट बनाई जिसमें मैंने 100 आइटम्स डाले जो मैं भारत में यूज करता हूँ, और सेम चीज मैंने US की इकोनॉमी में देखा, उन 100 कमोडिटीज का प्राइस। US में प्राइस था $100 और मेरे यहाँ पे वो मैं 2000 रुपये की खरीदता हूँ। ठीक है, परचेजिंग पावर पैरिटी क्या हुई, $100 इज इक्वल्स टू 2000 रुपीज, जो कि $1 इज इक्वल्स टू 20 रुपीज हुए, जीरो से जीरो कट किया। परचेजिंग पावर पैरिटी $1 पर रुपीज 20, दैट इज $0.05 per rupees. This means whatever we can purchase in 1 rupee in India, the same item can be purchased in $0.05 US। ठीक है, जो भी चीज मैं ₹1 में भारत में ले सकता हूँ, वो मुझे US में मिलेगी $0.5 की। अब मैंने अपने मेरे दोस्त को, जो मैं स्टोरी आपको बता रहा था, मैंने उसको बोला कि जो तू सामान 2000 रुपये का खरीदता है वहां पे, वो यहाँ पे तुझे $100 का मिलेगा, तो तुम अपने लिए $100 लेके आना। ये मैंने परचेजिंग पावर पैरिटी से बताया। ठीक है, देन द नॉमिनल एक्सचेंज रेट बिकम इक्वल टू PPP एक्सचेंज रेट। जब ये नॉमिनल एक्सचेंज रेट है, $1 इज इक्वल्स टू 70 रुपीज और ₹35 इज इक्वल्स टू $1 PPP, जब ये दोनों सेम हो जाते हैं, जब ये 70 हो जाएगा, तब हम कह सकते हैं कि दोनों कंट्रीज में परचेजिंग पावर पैरिटी सेम है। जो हमें NER मिलेगा वही हमें PPP मिलेगा, तो हमें ये चीज़ करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो मुझे अपने दोस्त को ये बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि तू PPP देख के आ, उसका काम NER से चल जाएगा। मतलब दोनों देशों में परचेजिंग पावर फ्रॉम डॉलर एंड रुपीज सेम है। ये हमारा इस रेशियो का काम होता है बताने का। नेक्स्ट, रियल एक्सचेंज रेट। इसमें हम ये चेक करते हैं कि जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं एक कंट्री की, वो कितनी अच्छी हैं दूसरे कंट्री के कंपैरिजन में। उसको बोलते हैं ट्रेड कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ एनी प्रोडक्ट। ठीक है, अगर कोई सामान सस्ता है और बाहर के देश में अच्छा बिकता है, तो मतलब उस सामान की ट्रेड कॉम्पिटिटिवनेस अच्छी है। सेम एग्जांपल कंसिडर करेंगे जहाँ पे NER हमारे पास 70 है $1 का, दैट इज $0.014 पर रुपीज। ठीक है, इंडिया में और US में एक एक बर्गर ही दोनों प्रोड्यूस करते हैं, जिसका प्राइस 35 रुपीज है और यहाँ पे $1 है। मान लेते हैं कि US वाला भारत में आया, उसने $1 के 70 रुपये लिए और उसने 70 रुपये के 2 बर्गर यहाँ पे लिए। अब वहाँ पे $1 में उसको सिर्फ एक बर्गर मिल रहा था, बट यहाँ पे $1 में ही उसको 2 बर्गर मिल जाएंगे। मतलब हमारा गुड सेम है, क्योंकि इसकी क्वालिटी भी सेम है, तो इंडिया इसे एक्सपोर्ट करेगा, क्योंकि यहाँ पे प्राइसेस ज़्यादा है और यहाँ पे जब चीप बर्गर एंटर करेगा तो अच्छा ट्रेड करेगा, क्योंकि सेम क्वांटिटी सेम क्वालिटी आपको कम पैसे में मिलेगी, जो कि होगा $0.5। इतने पैसे में आपको एक बर्गर मिल जाएगा, तो US वाले हमारे बर्गर को इम्पोर्ट करेंगे। ठीक है, मान लेते हैं इसी चीज़ को अब मैं डेफिनेशन से समझा दूंगा। इंडिया में बर्गर चीप है क्योंकि यहाँ पे 35 का है, यहाँ पे $1 का है, और $1 की प्राइस है 70 रुपीज़, एंड कॉम्पिटिटिव है। जो चीज़ चीप होती है वो कॉम्पिटिटिव होगी होगी। इंडिया विल एक्सपोर्ट एंड US विल इम्पोर्ट। अभी बताया आपको।
जो ट्रेड कॉम्पिटिटिवनेस होती है वो डिपेंड किस किस पे करेगी। वो डिपेंड करेगी कि भारत में उसका क्या प्राइस है, यूएस में उस चीज़ का क्या प्राइस है, और उसका नॉमिनल एक्सचेंज रेट कितना है। कि $1 का मुझे अगर 80 रुपये मिलेगा तो मैं 2 बर्गर से ज़्यादा खरीद पाऊंगा, उस पर भी डिपेंड करता है। अब फॉर्मूला देख लेते हैं। वैसे तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है पर देख लेते हैं क्योंकि इससे और चीज़ समझानी है मुझे कुछ। RRR रियल एक्सचेंज रेट, RER होगा ट्रेड कॉम्पिटिटिवनेस, दूसरा नाम डोमेस्टिक प्राइसेस इनटू नॉमिनल एक्सचेंज रेट अपॉन अब्रॉड प्राइसेस। ये इसका फॉर्मूला है। ये आया कैसे? NER अपॉन, यहाँ पे हम रखते हैं PPP को, क्योंकि अब्रॉड प्राइसेस अपॉन डोमेस्टिक प्राइसेस हुआ करता था। ये डोमेस्टिक प्राइसेस को मैंने ऊपर ले गया है बस। तो NER अपॉन PPP। अब मान लेते हैं कि हमें निकालनी है यूएस की ट्रेड कॉम्पिटिटिवनेस विद रिस्पेक्ट टू इंडिया। अगर इसकी वैल्यू लेस देन 1 है तो जो यूएस में जो प्राइसेस हैं किसी कमोडिटी के वो ज़्यादा है। ऐसा मैंने क्यों बोला? इस फॉर्मूले में रख के देखो आप। इस फॉर्मूले को मुझे लेस देन 1 करना है। जब नीचे वाले डिनोमिनेटर ज़्यादा होगा तभी ये वाली वैल्यू लेस देन 1 आएगी। और मतलब क्या हुआ? अब्रॉड प्राइसेस ज़्यादा है। तो अब्रॉड में जब प्राइसेस ज़्यादा है तो वहाँ के लोग हमारे इंडिया से इंपोर्ट करेंगे। यूएस प्रोडक्ट्स आर एक्सपेंसिव तो यूएस इंपोर्ट करेगा। ठीक है। अब मान लेते हैं इस फ्रैक्शन की वैल्यू मोर देन 1 है। मोर देन 1 है तो ये जो अब्रॉड प्राइसेस हैं वो कम है, तभी इस फ्रैक्शन की वैल्यू इन टोटल 1 से बड़ी आ सकती है। इसका मतलब क्या हुआ? यूएस के प्रोडक्ट्स चीपर हैं, सस्ते हैं, तो यूएस को इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। मान लेते हैं कि यहाँ पे $1 है और यही बर्गर मैं 85 रुपीज़ का कर देता हूँ। तो वहाँ का गुड अगर सस्ता है, बर्गर $1 में मिल रहा है, यहाँ पे $1 का रुपये मिलेगा 70, और जबकि ये एक बर्गर है 85 रुपीज़ का। तो यहाँ से इंपोर्ट करने का तो कोई सेंस ही नहीं बनता। उनके पास खुद सस्ता है तो वो उसे बेचेंगे। और वहाँ के लोग क्यों लेंगे 85 रुपीज़ का बर्गर अगर इंपोर्ट भी करते हैं तो वो लोग, क्योंकि दोनों की क्वालिटी सेम है। तो कोई सेंस नहीं बनता कि यूएस इंपोर्ट करेगा, तो इंडिया विल इंपोर्ट करेगा। अब यहाँ पे सस्ता है तो इंडिया इंपोर्ट करेगा यूएस से। ठीक है। तीसरा तीसरा केस, जब वो रेशियो इक्वल टू 1 हो जाए। इसका मतलब क्या हुआ? कि दोनों देशों के प्राइसेस सेम हो जाएं। मान लेते हैं ये $1 70 रुपये का, यहाँ पे बर्गर, यहाँ पे $1 का। दोनों को कोई फायदा नहीं है एक्सपोर्ट इंपोर्ट करके, क्योंकि दोनों की प्राइसेस सेम है। तो प्राइसेस इज सेम इन बोथ द कंट्रीज और कोई ट्रेड हैपन नहीं होगी। ठीक है। इस चीज को याद रखेंगे। मान लेते हैं इंडिया की जो रुपी है वो एप्रिशिएट कर गया। मतलब पहले अगर डॉलर को 70 रुपीज में मिल जाता था रुपी, अब वो मिलेगा 50 या 60 रुपीज में। इससे क्या होगा कि जो हमारी करेंसी की वैल्यू है वो इंक्रीज कर गई। जो उसका परचेजिंग पावर है, जो हम उससे चीज़ें खरीद सकते हैं, वो जो वैल्यू है वो इंक्रीज कर गई। इससे क्या हुआ कि हमारे जो करेंसी है उसको खरीदने के लिए लोगों को ज़्यादा डॉलर या अपनी करेंसी देनी पड़ेगी, क्योंकि हमारे रुपी की एप्रिसिएशन हो गई है। अब वो जब महंगे में हमारी करेंसी खरीदेंगे तो हमारे जब करेंसी महंगी हुई है तो हमारे गुड्स भी महंगे हो गए। इसका मतलब हमारे गुड्स महंगे हुए, और मैंने आपको बोला जब तक हमारे गुड्स चीप नहीं होंगे हमारी ट्रेड कॉम्पिटिटिवनेस खराब होगी। तो हमारे गुड्स का सस्ता होना बहुत ज़रूरी है। तो हमारी जो ट्रेड कॉम्पिटिटिवनेस है वो एप्रिसिएशन से कम होती है। इसलिए आपने सुना होगा कि चाइना डी वैल्यू करता है अपनी करेंसी को जानबूझ के। उससे क्या होगा? जब वो चीज़ें एक्सपोर्ट करेंगे तो उनको अच्छे प्राइसेस मिलते हैं। उनका जो गुड है वो बाहर के देश में जाके उनकी ट्रेड कॉम्पिटिटिवनेस को बढ़ाता है। मान लेते हैं चाइना का कोई प्रोडक्ट भारत में आता है तो वो सस्ते दामों पे आएगा और वो इंडिया का मार्केट को टेक ओवर करेगा, क्योंकि यहाँ पे बनने वाले गुड्स महंगे हैं। और यहाँ से सस्ते गुड से जो पैसा चाइना कमाएगा वो अपनी इकोनॉमी में लेके जाएगा और वहाँ की इकोनॉमी ग्रो करेगी। इसलिए वी आर मोर रिलाइंग ऑन मेक इन इंडिया। मेक इन इंडिया हमारे लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है। सॉरी।
ठीक है, ये चीज़ याद रखना। एक और यार, मेरा ना मोटिव ये नहीं है कि बस आप इकोनॉमी सीरियस एग्जाम के लिए समझें। मेरा एक बहुत मेजर मोटो ये भी है इकोनॉमी को पढ़ाने का कि आप अपनी एसएसपी और इन सब चीज़ों में इसको इनकलकेट करें। आप जब न्यूज़पेपर में कोई टर्म देखें तो आप किसी को समझा पाएँ। ये सब्जेक्ट इसलिए मत पढ़ो क्योंकि बस सीडीएस का एग्जाम देना है। ये सब्जेक्ट इसलिए पढ़ो कि तुम्हें थोड़ी नॉलेज हो आसपास में होने की, क्योंकि एवरीथिंग इज रिलेटेड टू इकोनॉमी इन दिस वर्ल्ड। एवरीथिंग, whatever you see in newspaper, whatever you see in daily life, it is related to economics। थोड़ा ज्ञान था। ठीक है। अब अब हमने निकाला रियल एक्सचेंज रेट और नॉमिनल एक्सचेंज रेट, पर मैंने वो सिर्फ एक कंट्री के साथ कंपेयर किया था। अब मुझे देखना है कि मेरी जो करेंसी है, जो मेरी ट्रेड है, वो ग्रुप्स ऑफ कंपनीज के साथ और ग्रुप्स ऑफ कंट्रीज के साथ कैसी है। इसका मतलब मुझे अब अपनी ट्रेड की इफेक्टिवनेस चेक करनी है बहुत सारे देशों के साथ, नॉट ओनली विद यूएस। इसके लिए हमारे पास एक टर्म है रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट। जब इंडिया को अपनी ट्रेड कॉम्पिटिटिवनेस और एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस, मतलब रियल एक्सचेंज रेट, कंपेयर करना है ग्रुप ऑफ कंट्रीज के साथ, तो मैं रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट निकालता हूँ। और जब मुझे अपनी यहाँ की करेंसी की वैल्यू कितनी है बाहर के देशों में और बाहर के देशों के साथ, ग्रुप्स ऑफ कंट्रीज के साथ, तो मैं नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट निकालता हूँ। इसका थोड़ा टेक्निकल है, वो आपके लिए ज़रूरी नहीं है, इतने से हो जाना चाहिए। मेरे हिसाब से जो क्वेश्चन अगर सीडीएस में बन सकता है तो वो इन नीर और रीर, इन दोनों की डेफिनेशन दे देंगे ऑप्शंस में और उन दोनों को एक्सचेंज कर देंगे। एक में आपको ट्रेड कॉम्पिटिटिवनेस पता लगती है बाकी कंट्रीज के साथ, और एक में आपको वैल्यू पता लगती है करेंसी की। इतना याद रखेंगे। ग्रीन जीडीपी हम बहुत बार न्यूज़ में सुनते हैं, बट इसका जो एक्चुअल डेफिनेशन है और जो एसेंस है वो क्यों ज़रूरी है, देखते हैं। ग्रीन जीडीपी, जीडीपी हम सबको पता है। ग्रीन का क्या मतलब है इसमें। हम कोई भी डेवलपमेंट करते हैं, कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट करते हैं, या फिर हम कुछ भी करते हैं इकोनॉमी में, उसका जो इम्पैक्ट होता है नेचर पे। मान लेते हैं मैंने एक फैक्ट्री सेटअप की, उस फैक्ट्री सेटअप करने में जितना भी मैंने फॉरेस्ट कट किया, जितना भी मैंने लैंड को डिस्टर्ब किया, वो जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं उसको हटाने के, उसको अगर मैं इंडेक्स करना स्टार्ट करूँ, उसको मैं एक डेटा में रखना स्टार्ट करूँ, उसको बोलते हैं ग्रीन जीडीपी। मेरी जो डेवलपमेंट मतलब आउटपुट जो आया, उसमें मैंने नेचर को कितना हार्म पहुंचाया, उसके कॉन्सिक्वेंसेज को अगर मैं नोट डाउन स्टार्ट करूँ, तो उसको बोलते हैं ग्रीन जीडीपी। मेजरमेंट ऑफ जीडीपी ग्रोथ विद द एनवायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ दैट ग्रोथ फैक्टर्ड इन। मतलब इंडेक्स किया मैंने इकोनॉमिक ग्रोथ को। इंडेक्स मतलब कोई भी चार्ट बनाया या फिर कुछ भी फिगर या डेटा लिखा जो इंश्राइन करता है एनवायरमेंट कॉन्सिक्वेंसेज को ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। जो भी ग्रोथ करने में मैंने एनवायरमेंट को हार्म पहुंचाया, उसका मैंने इंडेक्स बना लिया, उसको मैं बोलूँगा ग्रीन जीडीपी। ईजी, ठीक है। कार्बन टैक्स, ये भी बहुत न्यूज़ में रहता है, ईयू को लेके, यूरोपियन यूनियन को लेके, जान लेते हैं। टैक्सेस जो पुट किए जाएं फॉसिल फ्यूल और कार्बन एमिशन पे, जनरली, मतलब आप जो भी फॉसिल फ्यूल का एमिशन करते हैं उस पे अगर कोई टैक्स लगाया जाता है, उसको बोलते हैं हम कार्बन टैक्स। ये तो हो गई एक बात। अब इसको डिस्करेज करने के लिए लगाया जाता है ताकि आप कंजम्पशन कम करें फॉसिल फ्यूल के फ्यूल्स का और शिफ्ट करें रिन्यूएबल एनर्जी पे। ठीक है। इसके लिए काफ़ी सारी स्टेट गवर्नमेंट्स ने रूल भी ले आए हैं कि आपको कार्बन टैक्स देना पड़ेगा। प्लस आपको सेंट्रल गवर्नमेंट ने 2010 में एक पॉलिसी लाए थे कि वो सेंट्रल सेस चार्ज करते थे ऑन द कंजम्पशन ऑफ फॉसिल फ्यूल, दैट इज ऑफ ₹3% ऑन द फ्यूल। ठीक है। टू इंसेंटिवाइज पॉपुलेशन कि आप रिन्यूएबल सोर्सेज पे शिफ्ट करें। नाउ आज का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, सो इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन अगर डेफिनेशन वाइज जाया जाए तो राइज इन जनरल प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। बेसिकली यहाँ पे यूट्यूब चैनल्स पे खत्म हो जाता है इन्फ्लेशन, बट इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं पढ़ने को। लेट्स रीड वन बाय वन। अब मैंने बोला जनरल प्राइसेस किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज के इंक्रीज होना, उसको बोलते हैं इन्फ्लेशन। उसका मतलब क्या हुआ। मान लेते हैं 1 kg टमाटो पहले मुझे मिलते थे 10 रुपए के, अब मुझे मिलते हैं 20 रुपए के, तो 10 रुपीज़
उसके प्राइस में इंक्रीज हो गया। इसका मतलब नाउ यू कैन परचेज 1 kg टोमेटो विद ₹20। इसका मतलब लेस गुड्स इन 10 रुपीज। अगर आप 10 रुपये लेके जाएंगे अब, तो आपको सिर्फ 500 ग्राम मिलेगा, 500 ग्राम्स। इस, इससे ये समझ आता है कि हमारी जो 10 रुपीज की वैल्यू है वो गिर गई। हमारी जो परचेजिंग पावर थी 10 रुपीज से, वो गिर गई। ठीक है, परचेजिंग पावर फॉल इन इन्फ्लेशन। अब ये तो एक चीज हो गई। अब इन्फ्लेशन होती किस किस वजह से है? ठीक है, डिमांड पुल इन्फ्लेशन। एज द नेम सजेस्ट, डिमांड का कोई फैक्टर है जो इन्फ्लेशन को पुल कर रहा है। कैसे? अगर मेरे पास डिमांड है और प्रोडक्शन उतना नहीं है, तो क्या होगा कि मेरे पास प्रोडक्शन कम है, जिससे कि सप्लाई कम होगी। और जब डिमांड इंक्रीज होगी तो प्राइसेस इंक्रीज होंगे। मैंने जस्ट आपको थोड़ी देर पहले बताया। और ऐसा होता क्यों है, ये मैं फिर से बता देता हूँ। मान लेते हैं कि 1 kg अनियन है और 10 लोग हैं खरीदने वाले। उनके पास पैसा है, पर 1 kg इज नॉट सफिशिएंट फॉर एवरीवन, क्योंकि सप्लाई सेम है। मैंने अभी बताया प्रोडक्शन इज सेम। तो 1 kg पे लोग बोली लगाना स्टार्ट कर देंगे कि मैं 70 रुपये दूंगा, मैं 80 रुपये दूंगा। और जो ज़्यादा पैसे देगा उसके लिए प्याज है। इसका मतलब डिमांड ज़्यादा हुई तो प्राइसेस इंक्रीज हो गए। और प्राइसेस इंक्रीज होने का मतलब इन्फ्लेशन। इससे और समझ आएगा, टू मच मनी, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा, चेजिंग टू फ्यू गुड्स, 1 kg अनियन। ठीक है, अब इसके कॉजेज क्या हो सकते हैं? क्यों डिमांड इंक्रीज करे? ऐसा इसलिए भी हो सकता है, लो टैक्स। लोगों के पास ज़्यादा पैसा बच रहा है क्योंकि वो टैक्स कम भर रहे हैं। अगर वो टैक्स कम दे रहे हैं तो वो ज़्यादा से ज़्यादा परचेज करेंगे और उनके पास पैसा ज़्यादा है। और सेम इन्फ्लेशन इसलिए भी है क्योंकि मनी सप्लाई ज़्यादा है मार्केट में। जहाँ पे मनी सप्लाई ज़्यादा है वहाँ पे इन्फ्लेशन है। ठीक है, स्पेंडिंग मोर, लोग ज़्यादा से ज़्यादा स्पेंड कर रहे हैं। ठीक है, और उनको सस्ते में लोन मिला है। उन्होंने 2% में कहीं से लोन ले लिया और उनके पास पैसा आया, तो उन्होंने डिमांड इंक्रीज कर दी। बट प्रोडक्शन तो उतना ही था, तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन हो गया। ठीक है, कॉस्ट पुश एंड सप्लाई शॉक। कॉस्ट पुश का मतलब समझते हैं। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं: एंटरप्रेन्योर, नेचुरल रिसोर्सेज, कैपिटल एंड लेबर। ये 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन थे। मान लिया कि लेबर जो है उन्होंने प्रोटेस्ट कर दिया कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा सैलरी चाहिए, एंटरप्रेन्योर को ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट चाहिए, तो उन्होंने अपनी चीज़ों के पैसे इंक्रीज करना स्टार्ट कर दिए। मतलब जो चीज़ आपको 10 रुपये में वो पहले बेच रहे थे, अब वो 20 में बेचेंगे, उनकी मर्जी भाई। ठीक है, तो वो जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज हुई, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, उसने प्राइसेस इंक्रीज किए। और प्राइसेस इंक्रीज होना ही इन्फ्लेशन होता है। ठीक है, अब दूसरा फैक्टर, सप्लाई शॉक। सप्लाई शॉक मतलब, मान लेते हैं किसी भी रीज़न से सप्लाई इंक्रीज नहीं होती है, पर डिमांड इंक्रीज हो जाती है। सप्लाई शॉर्टेज विच अलाउ प्रोड्यूसर्स टू रेज प्राइसेस। ये क्यों होगा? सप्लाई कांस्टेंट रही और डिमांड इंक्रीज हो गई। सेम फैक्टर है, पर इसमें सप्लाई की वजह से नहीं हो रही है। अब सप्लाई शॉर्टेज क्यों हो सकती है? क्योंकि कोई नेचुरल डिजास्टर हुआ हो। नेचुरल डिजास्टर से मतलब कहीं पे फ्लड्स आ गए, तो फसल अच्छी नहीं हो पाई, इसलिए सप्लाई नहीं हो पाई चीज़ें। ठीक है, अब ये जो हमने पढ़ा कॉस्ट पुश, मान लेते हैं इंडियन रेलवेज है। इंडियन रेलवेज को अपनी सैलरी बढ़ानी है, अपने प्रॉफिट्स बढ़ाने हैं, तो उन्होंने टिकट्स के प्राइस महंगे कर दिए। अब जो टिकट्स के प्राइस महंगे किए, उसका जो हर्जाना है वो तो नॉर्मल जनता भुगतेगी। इसीलिए कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन हो गया। प्राइसेस तो इंक्रीज कर गए मोनोपोली की वजह से। अब एक ही है, उसका कोई सब्सटीट्यूट भी नहीं है, तो आपको हद मार के वो खरीदना ही पड़ेगा उसका टिकट, और ट्रैवल करना पड़ेगा। ठीक है, अब वेज इन्फ्लेशन सेम। अगर कंपनी के वर्कर्स ने प्रोटेस्ट कर दिया, तो उस डिमांड को फुलफिल करने के लिए जो प्रोडक्ट वो बनाते हैं उसका इंक्रीज करना पड़ेगा प्राइस, जिससे कि जो लास्ट कंज्यूमर होगा उसको ज़्यादा प्राइसेस देने पड़ेंगे। ठीक है, अब हम टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन देखेंगे। जैसे जैसे मैं नीचे जाऊंगा, वैसे वैसे मनी सप्लाई इंक्रीज करेगी। ये अपने दिमाग में रखना। अब जो ये लो इन्फ्लेशन है, इसका मतलब क्या है? कि इन्फ्लेशन कम है इकोनॉमी में। इसमें लोग क्या करेंगे? प्राइस राइज स्लोली एंड प्रिडिक्टेबली।
इस वर्ड को ध्यान रखना, प्रेडिक्टेबली, क्योंकि आगे काम आएगा। प्राइस राइज स्लोली, जैसे कि आज मान लो 10 रुपए है तो अगले साल जाके कहीं 11 रुपए हो गया। ये धीरे धीरे प्राइस राइज हो रहा है। इससे क्या होगा कि लोग अपना पैसा बैंक में सेव करना चाहेंगे। ये वाली लाइन मैं अगली स्लाइड में जस्टिफाई करूंगा। गैलोपिंग इन्फ्लेशन, डबल ट्रिपल डिजिट में इन्फ्लेशन होना। यहाँ पे 2-3% इन्फ्लेशन हो रहा था, यहाँ पे 20-30 या 100% इन्फ्लेशन हो रहा है। इसका मतलब पीपल विल नॉट डिपॉजिट देयर मनी इन द बैंक, क्योंकि उन्हें अच्छे रिटर्न्स नहीं मिलेंगे। अगेन, हाइपर इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन इंक्रीजेस मिलियन% इन अ ईयर। हाइपर इन्फ्लेशन। अब इनको ना थोड़ा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं, और ये चीज़ याद रखना कि मनी सप्लाई इंक्रीज हो रही है। मनी सप्लाई इंक्रीज कैसे हो रही है? जब यहाँ पे लो इन्फ्लेशन है, इसका मतलब इन्फ्लेशन जब कम है तो मनी सप्लाई नॉर्मल है इकोनॉमी में। जैसे जैसे इन्फ्लेशन बढ़ेगी वैसे वैसे मनी सप्लाई इंक्रीज होगी। यही हमारा मेजर मोटो है। जैसे जैसे इन्फ्लेशन बढ़ेगी, यहाँ पे इन्फ्लेशन बढ़ी है तो यहाँ पे मनी सप्लाई ज़्यादा हुई है। नाउ नेक्स्ट स्लाइड में ये चीज़ को क्लियर करते हैं कि पीपल विल सेव मनी इन द बैंक। बैंक की फंक्शनिंग देखते हैं कैसे काम करते हैं। मान लेते हैं एक डिपॉजिटर है, बैंक है और बॉरोवर है। अब आपने 100 रुपीज़ डिपॉजिट किए थे। आपने 100 रुपीज़ डिपॉजिट किए, बैंक ने वो 100 रुपीज़ बॉरोवर को दे दिए। कितने के इंटरेस्ट पे? 10% के इंटरेस्ट पे। अब बॉरोवर ने उसको 110 रुपये वापस किए, क्योंकि उसने 10 रुपीज़ का इंटरेस्ट लग गया 100 रुपीज़ पे। अब ये जो 110 है बैंक के पास, ये आपको 106 दे देगा, क्योंकि 6% है इंटरेस्ट। और 4 रुपीज़ अपनी जेब में रख लेगा, क्योंकि उसको भी कुछ कमीशन चाहिए। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब आपके पास हैं 106 रुपये, बॉरोवर का कोई रोल बचता नहीं है, और बैंक के पास है 4 रुपये। अब इन्फ्लेशन हुआ, और मान लेते हैं आपने अपना पैसा बैंक में जमा नहीं किया होता, तो आपके पास जो 100 रुपीज़ थे उसकी वैल्यू घट के 95 रह जाती, क्योंकि 5% का इन्फ्लेशन हो गया। इसका मतलब आपने 5% का लॉस कर दिया होता अगर आप बैंक में नहीं रखते। लेकिन आपने बैंक में रखा और आपको 106 रुपये मिले, तो आपने 5 रुपये का जो इन्फ्लेशन हुआ, जो 105 होता, उसको तो केटर कर ही लिया, और 1 रुपये कमा भी लिया। इतनी बात क्लियर है? इस बात को फिर से सुनना अगर समझ नहीं आई है तो। अब केस देखते हैं 1। इन्फ्लेशन लो है, 5% का इन्फ्लेशन है, तो अगर आप बैंक में पैसा रखेंगे तो आपको 106 रुपये मिल रहे थे, मैंने बताया। और अगर इन्फ्लेशन हुआ है तो 105 रुपये उस पर, उस नोट की कीमत और आपके पास जो पैसा है उसकी कीमत 105 रुपये की है। अगर आप बैंक में रखेंगे तो आपको 106 रुपये मिल रहे हैं, जो कि इन्फ्लेशन के बाद 105 रुपये की आप कोई चीज़ खरीद सकते हैं। उसके ऊपर आपको 1 रुपये मिल गया, तो आपने अपना पैसा बैंक में रखा। इतनी बात क्लियर है? मतलब आपका जो इफेक्टिव इंटरेस्ट आपको मिला वो 1% था। मतलब आपने अपना इन्फ्लेशन से घाटा होने से भी बचा लिया, और आपको 1 रुपये का फायदा भी हो गया, इसलिए आपने बैंक में रखा था। अगर इन्फ्लेशन लो है तो 5%। अब मान लेते हैं गैलोपिंग इन्फ्लेशन है या हाइपर इन्फ्लेशन है। गैलोपिंग इन्फ्लेशन में 20% इन्फ्लेशन है, बट आपने कभी नहीं सुना होगा या देखा होगा कि बैंक आपको 20% इंटरेस्ट रेट देगा। ये जो इंटरेस्ट है, आपने कभी नहीं सुना होगा कि बैंक आपको 20%, 30% इंटरेस्ट रेट देगा, क्योंकि ये इन्फ्लेशन लो थी। तो ये प्रेडिक्टेबिलिटी से हम लगा सकते हैं कि ये 6% या 7% इंक्रीज हो सकती है। लेकिन जब इन्फ्लेशन डबल डिजिट में है, ट्रिपल डिजिट में है, तो आप इसको प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि ये 30 होगी कल या 10 होगी। इसलिए बैंक आपको कभी भी इंटरेस्ट नहीं देगा 6, 7, 8, 9, 10% से ज़्यादा। ओके, बैंक विल नेवर ऑफर 20% इंटरेस्ट रेट, इट विल स्टिल गिव 8-9%। इट मीन्स डिपॉजिटर को लूज होगा, हैंस ही विल नॉट पुट हिज मनी इन द बैंक। कैसे? अगर आप अपना पैसा बैंक में रखते हैं, मान लिया आपने 100 रुपीज़ बैंक में रखे, जिसपे आपको 8 to 9% इंटरेस्ट मिला, आपको मिला 108 रुपये। पर इन्फ्लेशन था 20% का, मतलब उसकी वैल्यू 120 रुपये हो गई इन्फ्लेशन में, और आपको 12 रुपये का घाटा हुआ। इसलिए आपने अपना पैसा बैंक में नहीं रखा। ठीक है, इसका अब इफेक्ट क्या होगा इकोनॉमी पे जब इन्फ्लेशन ज़्यादा है? जब आप अपना पैसा बैंक में नहीं रखेंगे, क्योंकि वहाँ से आपको इंटरेस्ट अच्छा नहीं मिल रहा, तो आप अपना पैसा बैंक में नहीं रखते,
बैंक के पास पैसे की कमी है लेंड करने के लिए। अगर बोरोवर को पैसा चाहिए तो उसको वो हाई इंटरेस्ट पे मिलेगा। लोन एक्सपेंसिव हो जाएंगे। लोन एक्सपेंसिव हो जाएंगे मतलब हाई इंटरेस्ट रेट होगा और इन्वेस्टर विल नॉट इन्वेस्ट। एक चीज आपको समझनी पड़ेगी कि कोई भी इन्वेस्टर सारा का सारा अपना पैसा नहीं लगाता है। ही टेक्स लोन फ्रॉम द इंस्टीट्यूशंस एंड देन पुट एंड सेट अप द फैक्ट्री। इसका मतलब इन्वेस्टर इन्वेस्ट नहीं करेगा और इन्वेस्टर इन्वेस्ट नहीं करेगा तो हमारे पास लो डेवलपमेंट होगा। डेवलपमेंट नहीं होगा तो हमारी जीडीपी कम होगी। हाउ थिंग्स आर इंटरकनेक्टेड ये आपको समझने की जरूरत है। इसलिए ये सब्जेक्ट बहुत इंटरेस्टिंग भी है और बहुत टेक्निकल भी है। होप इट इज क्लियर नाउ। डिफ्लेशन। इन्फ्लेशन का उल्टा डिफ्लेशन। जहाँ पे इन्फ्लेशन इंक्रीजेज इन प्राइस होता है यहाँ पे डिक्लाइन इन प्राइसेस होता है। ऑफन कॉज्ड बाय रिडक्शन इन मनी सप्लाई। इन्फ्लेशन का मेजर कॉज मनी सप्लाई इंक्रीज होना है, चीप लोन्स। और डिफ्लेशन का मेजर कॉज रिडक्शन इन मनी सप्लाई है। बट इसकी ना एक बैड साइड है। कैसे? आपको तो लगेगा कि प्राइसेस कम हो रहे हैं, लोगों को सस्ता मिलेगा, तो अच्छी चीज़ होनी चाहिए। पर इसका लॉन्ग टाइम इफेक्ट दिखाता हूँ। अगर डिफ्लेशन इज कॉज्ड बाय डिक्रीज इन गवर्नमेंट, पर्सनल और इन्वेस्टमेंट। अगर कोई भी डिफ्लेशन इन तीन फैक्टर्स की वजह से हो रहा है तो वो गलत है। क्योंकि मान लेते हैं आपको पता लगा कि आप जो कार खरीदने वाले थे उसके प्राइसेस कम हो रहे हैं और वो कम होंगे अभी, तो आप चाहेंगे कि मैं कार को बाद में खरीद लूँ कि किसी भी कमोडिटी के प्राइस डिक्रीज हो रहे हैं। अब आपको ये लगेगा कि इस कमोडिटी के प्राइस और डिक्रीज करेंगे फ्यूचर में, तो आपने वो कार जाके या कमोडिटी जाके नहीं खरीदी। जब आपने वो कमोडिटी नहीं खरीदी तो उस कमोडिटी की डिमांड कम हो गई। एंड आई सेड इट अर्लियर ऑल्सो कि डिमांड इंक्रीज होगी तो प्राइस इंक्रीज होंगे, अगर डिमांड डिक्रीज होगी तो प्राइस डिक्रीज होंगे। तो डिमांड डिक्रीज हुई और प्राइसेस और कम हो गए। अब जब प्राइसेस और कम हो गए तो जो इन्वेस्टर है और जो प्रोड्यूसर है वो क्यों बनाएगा ऐसे गुड्स को जहाँ पे उसको पैसा ही नहीं मिल रहा है, उसके पैसे कम ही कम होते जा रहे हैं। तो इकोनॉमी में स्लो डाउन आना स्टार्ट होगा। इकोनॉमी में स्लो डाउन इसलिए आएगा क्योंकि प्राइसेस फॉल होते जा रहे हैं, तो जो प्रोड्यूसर का इंसेंटिव है प्रॉफिट कमाने का वो कम हो रहा है। इसलिए इकोनॉमी स्लो डाउन में जाएगी और अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होगी। जब उसके गुड्स बिक ही नहीं रहे हैं क्योंकि प्राइसेस कम होते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं और सस्ते में बिक रहे हैं, तो उसको उतनी प्रोडक्शन करने की चाहना नहीं होगी। प्लस वो अपनी फैक्ट्री में से या कंपनी में से लेबर को हटा देगा, जिससे कि अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होगी। इसलिए डिफ्लेशन इज बैड फॉर द इकोनॉमी। अगर आपको क्वेश्चन आ जाए कि व्हाट इज द बेस्ट फैक्टर फॉर द इकोनॉमी और चार ऑप्शन आपको मिल जाए लाइक लो इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन और बाकी दो कोई भी, तो आप मार्क करके आएंगे लो इन्फ्लेशन। क्योंकि लो इन्फ्लेशन इन्वेस्टर को अट्रैक्ट करता है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करता है, डेवलपमेंट इंक्रीज होती है, जीडीपी इंक्रीज होती है। क्योंकि लोग बैंक में पैसा रखते हैं और मैंने आपको बताया था कि बैंक में जो पैसा होगा वो कैपिटल प्रोडक्शन में यूज होगा, लास्ट लेक्चर में बताया था। होप इट इज क्लियर। डिसइन्फ्लेशन मतलब बहुत कंफ्यूज होते हैं लोग इसमें, डिफ्लेशन और डिसइन्फ्लेशन। डिसइन्फ्लेशन मतलब स्लोइंग डाउन द रेट ऑफ इन्फ्लेशन। कैसे? इसको समझते हैं। मान लेते हैं 2019, 20, 21 एंड 22 मैंने प्राइसेस लिए अनियन के, जो कि 10 रुपीज़ पर केजी, 11 रुपीज़ पर केजी, 12 रुपीज़ पर केजी एंड 12.5% पर केजी। और इन्फ्लेशन 10 से 11 रुपये बढ़े तो 10% इंक्रीज हुआ, 11 से 12 हुआ तो 9%, और 12 से 12.5 हुआ तो ये 4.2%। ठीक है, यहाँ पे जो रेट ऑफ इन्फ्लेशन है वो डिक्रीज हो रहा है बट प्राइसेस इंक्रीज हो रहे हैं। प्राइसेस आर राइजिंग बट जो रेट ऑफ इन्फ्लेशन है, जो रेट ऑफ चेंज ऑफ प्राइस है वो डिक्रीज कर रहा है। जो ये रेट डिक्रीज कर रहा है इसको हम बोलते हैं डिस इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन तो है पर वो डिक्रीज कर रही है, इन्फ्लेशन डिक्रीज कर रही है। और ये जो ऊपर वाली चीज़ है 10, 11, 12 ये हमारी इन्फ्लेशन है।
इंक्रीज इन प्राइसेस। एंड वन मोर थिंग, अगर डिफ्लेशन तब होती जब ये 10 रुपए की चीज़ 8 रुपए की, 7 रुपए की, 6 रुपए की ऐसे होती, ये होता हमारा डिफ्लेशन। तो ये जो तीनों का कंफ्यूजन है वो क्लियर रखना। अब बाकी तरीके के इन्फ्लेशन देख लेते हैं क्या क्या होता है। इन्फ्लेशन मैंने आपको पढ़ा दिया, कोर इन्फ्लेशन और हेडलाइन इन्फ्लेशन, ये आपको नेक्स्ट स्लाइड में समझाता हूँ। इन्फ्लेशन एक एग्जांपल से समझाता हूँ। 1970s में यूएस एंड यूके में पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज ने एक एम्बार्गो मतलब एक टैक्स और एक बैरियर, काइंड ऑफ बैरियर बोल सकते हैं, लगाया, जिससे ऑयल के प्राइसेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर गए। मतलब जो इन्फ्लेशन है ऑयल की वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज कर गई। तो जब वो प्राइसेस इंक्रीज किए, वो कॉस्ट ऑफ गुड्स जो कि ऑयल था इंक्रीज हुई, तब राइज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट हो गया। अब ये क्यों हुआ? क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ज़्यादा हो गया। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ज़्यादा हुआ, उसका प्रोडक्शन कॉस्ट ज़्यादा हो गया। जब वहाँ से हम फॉसिल फ्यूल क्रूड ऑयल लेके आ रहे हैं, तो यहाँ पे हम उसे प्रोसेस करने के लिए जो भी मशीनरी यूज़ कर रहे हैं, वो जो फाइनल प्रोडक्ट आ रहा है वो महंगा हो गया, क्योंकि ये चीज़ महंगी हो गई। ठीक है, तो उस चीज़ को घरों में लाना, अपनी शेल्फ में रखना और अपने पास स्टोर करना, वो महंगा हो गया। विच कॉन्ट्रीब्यूटेड एज पीपल वर लेड ऑफ फ्रॉम देयर जॉब्स, क्योंकि कंपनी को प्रॉफिट करना था, तो उसने एम्प्लॉय को निकालना चालू कर दिया, जिससे कि वो प्रॉफिट ज़्यादा कमा पाए। तो अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो गई, इन्फ्लेशन इंक्रीज हो गई और इकोनॉमिक स्टैग्नेशन आ गया, जिससे हम बोलते हैं बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट सिचुएशन है इकोनॉमी की। इसको ओवरकम करना इज़ वेरी डिफरेंट टास्क। स्टैगफ्लेशन, डिफ्लेशन आपको समझा दिया मैंने, डिसइन्फ्लेशन भी मैंने आपको समझा दिया। रिफ्लेशन देखते हैं क्या होता है। जब टिपिकली फॉलोज डिफ्लेशन, जब पॉलिसी मेकर स्टिमुलेट करें इकोनॉमिक एक्टिविटी बाय प्रोड्यूसिंग इन्फ्लेशन, जैसे कि ज़्यादा गवर्नमेंट स्पेंडिंग करें, रिड्यूस करें इंटरेस्ट रेट्स को, जिससे मनी सप्लाई इंक्रीज होगी। लोग लोन लेके आएंगे, वो अपना पैसा खर्च करेंगे, जिससे मनी सप्लाई इंक्रीज हुई और इन्वेस्टर आएगा और पैसा लगाएगा, क्योंकि लोग लो इन्फ्लेशन में बैंक में भी पैसा रखना स्टार्ट करते हैं। तो ये री इन्फ्लेशन है। अब स्क्यूफ्लेशन क्या होता है? Skewness of inflation among different sectors of the economy. Some sectors facing huge inflation while some none. कुछ फैक्टर्स ऐसा हो सकता है कि ऑयल के प्राइसेस ज़्यादा हो और फूड के प्राइसेस कम हो। तो जब ऐसा इन्फ्लेशन होता है इकोनॉमी में, उसको स्क्यूफ्लेशन कहते हैं, कि कुछ चीज़ों के प्राइसेस तो बहुत ज़्यादा हैं और कुछ चीज़ों के प्राइसेस कुछ भी नहीं है। तो उसको हम स्क्यूफ्लेशन कहते हैं, अनइवन इकोनॉमी। अब ग्रीडफ्लेशन, ग्रीडफ्लेशन मैंने आपको बताया कि कंपनीज जस्ट वर्क ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिट्स, जिसको जितना प्रॉफिट मिलेगा उसको घंटा फर्क नहीं पड़ता कि इकोनॉमी से क्या है। मान लेते हैं एक कॉर्पोरेट सेक्टर है, उसको अपने लिए प्रॉफिट्स बढ़ाने हैं, तो उसने अपने प्रोडक्ट के प्राइसेस इंक्रीज कर दिए, इंक्रीजिंग द प्राइसेस बियॉन्ड जस्ट कवरिंग कॉस्ट टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट्स। तो ये जो ग्रीड है, इसकी वजह से जो इन्फ्लेशन हुआ, जिसकी वजह से प्राइसेस इंक्रीज हुए और कॉस्ट पुश हुआ, वो ग्रीडफ्लेशन होता है। अब श्रिंक इन्फ्लेशन, ये आप बहुत जनरली आप डेली लाइफ में देखेंगे, क्योंकि जो लेस का पैकेट पहले बहुत बड़ा सा आता था और उसमें ज़्यादा लेस होते थे, अब वो पैकेट साइज में तो बड़ा ही है, पर उसमें जो कंटेंट है वो कम हो चुका है। हिडन फ्रॉम द इन्फ्लेशन, हिडन फॉर्म ऑफ इन्फ्लेशन ऑफन लीड्स टू कस्टमर फ्रस्ट्रेशन, डिससैटिस्फैक्शन। कैसे? प्रैक्टिस ऑफ रिड्यूसिंग द साइज ऑफ अ प्रोडक्ट वाइल मेंटेनिंग इट्स स्ट्रिक्टर प्राइस। पहले 2 लीटर की बॉटल $5 में मिलती थी, अब वही 1.75 मिलती है, पर उस बॉटल को उतना ही रख के और आपको $5 में ही बेचा जाता है। यहाँ पे क्वांटिटी डिक्रीज कर दी गई है सेम प्राइस में। इट इज कॉल्ड श्रिंक, छोटा कर दिया, कंटेंट छोटा कर दिया। अब ये दो चीज़ रहती हैं, ये आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताता हूँ, कोर इन्फ्लेशन, हेडलाइन इन्फ्लेशन। अब हम लोगों को इन्फ्लेशन कैसे इंडेक्स किया जाता है, कैसे मेजर किया जाता है, उसका जो डेटा कैसे एनालाइज किया जाता है वो देखते हैं। दो मेथड है हमारे पास, होलसेल प्राइस इंडेक्स एंड कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। होलसेल प्राइस इंडेक्स
मान लेते हैं कोई प्रोड्यूसर है, जैसे कि कोई फार्म या कोई फार्मर, उसने किसी होलसेल वाले को अपना माल बेचा, तो जो होलसेल लेवल तक पेमेंट्स होंगी, जो भी प्राइस होगा कमोडिटी का, उसे हम होलसेल प्राइस इंडेक्स में कंसीडर करेंगे। अब ये होलसेल से जब आगे जाएगा रिटेल शॉप पे, आपके नज़दीक की शॉप्स में, तब ये काउंट होगा कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में, जहाँ पे कंज्यूमर विल पे फॉर द गुड्स एंड सर्विसेज। एक और बात, सर्विसेज कभी भी होलसेल में नहीं बिकती है। सर्विसेज के कंज्यूमर आप लोग हैं, जो कि फाइनल लोग हैं। तो होलसेल में वी डोंट कंसीडर सर्विसेज। मैंने यहाँ लिखा भी है कि ट्रैक्स द चेंज इन प्राइसेस ऑफ गुड्स ओनली बिफोर रिटेल लेवल, ट्रैक द प्राइसेस पेड बाय कंज्यूमर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बोथ। ये चीज़ का बहुत ध्यान रखना कि सीपीआई में हम दोनों को कंसीडर करते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज, और होलसेल में गुड्स को करते हैं। ये पीवाईक्यू भी है। नेक्स्ट, दोनों इंडेक्स में हमने अपनी नीड्स के हिसाब से कुछ कुछ परसेंटेज सब में डिवाइड किया हुआ है। कैसे? जैसे कि इसकी इंडेक्स बास्केट है, जिसमें प्राइमरी आर्टिकल 22% है, फ्यूल पावर 13.2% है, और मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट 64%। ये हाईएस्ट है सबसे ज़्यादा, एंड फ्यूल एंड पावर इज द लोएस्ट वन। ये पूछ सकते हैं कि डब्ल्यूपीआई में कौन सा सबसे हाईएस्ट है और कौन सा लोएस्ट, तो ये याद कर लेना। ये नंबर याद करने की जरूरत नहीं है, पर यू शुड बी नोइंग कि मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट का सबसे ज़्यादा है। ओके, सेम कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में हम फाइनल कंज्यूमर की नीड्स के हिसाब से चीज़ें को डिवाइड किया हुआ है। जैसे कि कंज्यूमर सबसे ज़्यादा स्पेंड करता है फूड्स एंड बेवरेजेस पे, उसके बाद फ्यूल्स एंड इलेक्ट्रिसिटी पे, उसके बाद क्लोथिंग एंड फुटवेयर, हाउसिंग, पान, इंटॉक्सिकेंट्स, टोबैको, इस सब पे सबसे लोएस्ट है। अब जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, वो जगह जगह के हिसाब से सबके लिए अलग अलग होता है। कैसे? जैसे कि सीपीआई फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स, आईडब्ल्यू, सीपीआई फॉर एग्रीकल्चरल लेबर्स, सीपीआई फॉर रूरल लेबर्स, दीज थ्री लेबर क्लासेस, इन सब के लिए इन सब की नीड के हिसाब से, जो एग्रीकल्चरल लेबर को उसकी नीड होगी अलग, जो कि इंडस्ट्रियल वर्कर से अलग होगी, और जो रूरल लेबर होगा उसकी भी इंडस्ट्रियल वर्कर से अलग होगी। तो इन सब की नीड को अलग अलग ध्यान में रखते हुए जो इंडेक्स बनता है, उसको लेबर ब्यूरो रिलीज करता है। और जैसे कि सीपीआई अर्बन, सीपीआई यू, सीपीआई रूरल, सीपीआई आर, एंड सीपीआई कंबाइंड, ये तीनों रिलीज करता है एनएसओ, अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिकल प्रमोशन एंड इम्प्लीमेंटेशन। नाउ, जो सीपीआई है वो मंथली रिलीज होता है, और डब्ल्यूपीआई एवरी 14th डे पे रिलीज होता है। अगेन, डब्ल्यूपीआई को जो रिलीज करते हैं वो है ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर, अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन, इम्प्लीमेंटेशन एंड ट्रेड, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंडर है ये। और दूसरा मिनिस्ट्री ऑफ एमओएसपीआई, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिकल प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, एनएसओ। इसके लिए जो बेस ईयर, जो मैंने सबसे पहले बात की थी लेक्चर में, वो बेस ईयर है 2011 एंड 12, और सीपीआई का जो बेस ईयर है वो 2012 है। अगेन, इसमें कोर इन्फ्लेशन का क्या कॉन्सेप्ट है, और इसमें हेडलाइन इन्फ्लेशन का क्या कॉन्सेप्ट है, वो अभी बताता हूँ। कि जो आरबीआई यूज़ करता है इन्फ्लेशन को टारगेट करने के लिए, मैंने आपको बताया कि इन्फ्लेशन का मतलब मनी सप्लाई ज़्यादा हो गई है, तो वो मनी सप्लाई कम करने के लिए आरबीआई क्या, कैसे कोई मेजर लेगा, किस बेसिस पे लेगा, वो ये सीपीआई तय करता है। कैसे? जो सीपीआई में इन्फ्लेशन का रेट है, उसको ध्यान में रखते हुए आरबीआई इन्फ्लेशन को टैकल करता है। तो आरबीआई यूज द सीपीआई फॉर टैकलिंग द इन्फ्लेशन, रिमेंबर दिस थिंग। अब देखिए, कुछ कुछ प्रोडक्ट्स, कुछ गुड्स बेसिकली ऐसे होते हैं जो हर कोई यूज़ करता है, लाइक हाउसिंग, मिसलेनियस, क्लोथिंग एंड फुटवेयर, पान टोबैको इंटॉक्सिकेंट, फूड्स एंड बेवरेजेस, फ्यूल एंड लाइट। कुछ इनमें से ऐसे कोर इन्फ्लेशन है, लाइक हाउसिंग, मिसलेनियस, क्लोथिंग एंड फुटवेयर, एंड ये पान टोबैको इंटॉक्सिकेंट। दीज टू आर वॉलेटाइल कंपोनेंट्स, क्योंकि इनके प्राइसेस बहुत घटते भी हैं, बढ़ते रहते हैं। इनके प्राइसेस कभी कांस्टेंट नहीं है। इन सब के प्राइसेस फॉर अ स्मॉल और अ लॉन्ग पीरियड सेम, और थोड़े बहुत बढ़ते रहते हैं। तो ये हमारे चार जो हैं कोर इन्फ्लेशन के कंपोनेंट्स हैं।
जब भी हम इन्फ्लेशन काउंट करें इन चारों का तो उसको कोर इन्फ्लेशन बोलते हैं। एंड जब हम इन सबको पूरी बास्केट ऑफ गुड्स को टैकल करें तो उसको हम हेडलाइन इन्फ्लेशन बोलते हैं। इसका सेम फॉर्मूला एक पीछे भी था, कोर इक्वल्स टू हेडलाइन माइनस फूड एंड फ्यूल आइटम्स। ओके, अब देखो आए अब देखो आपने ये सब पढ़ लिया कि सीपीआई आईडब्ल्यू क्या होता है, सीपीआई आई एल क्या होता है, सीपीआई आरएल क्या होता है। अब अगर आप न्यूज़पेपर में या बजट में कहीं पे भी आप ऐसी चीज़ें देखते हैं, सीपीआई रूरल, सीपीआई अर्बन कंबाइंड, तो आपको ये पता है कि ये क्यों है, क्या मतलब है इन चीज़ों का और कैसे चीज़ें काम करती हैं। इन डिटेल नहीं पता कोई बात नहीं, क्योंकि इतना ही पूछा जाना है आपके एग्जाम्स में, बट यू शुड बी नोइंग ऑल दीज थिंग फॉर जनरल अवेयरनेस। अब आप बोल तो सकते हैं कहीं पे कि सीपीआई ये होता है, डब्ल्यूपीआई ये होता है, और हाँ सीपीआई और डब्ल्यूपीआई पे क्वेश्चन बनने के बहुत चांसेस है, क्योंकि आई आई टोल्ड यू कि 14 डेज में रिलीज होता है तो हर टाइम न्यूज़ में रहता ही है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।